Hello dear children, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Dear children, in today's video we are going to study a poem. The poem name is Dust of Snow. Okay, the poem is Dust of Snow. This is the first poem of your English book. And the poet of this poem is Robert Frost. Robert Frost is a naturalist poet, a poet from America. Okay, and he is one of the greatest poets of his genre. Means रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो नेचर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स हैं. ओके, जैसे कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ थे, टेनिसन थे, उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी एक नेचुरल पोएट हैं, नेचर के पोएट हैं. और ये कितने महान पोएट हैं इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इनको चार बार पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है. ओके, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज़ 4 times. ओके, पुलित्ज़र प्राइज़ जो कि लिटरेचर और जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है. ओके, इनको चार बार मिला है. इसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 31 times नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए. रिकॉर्ड 31 times है ना. तो ये उनकी मेरिट को दिखाता है कि वो किस तरह के, किस लेवल के पोएट थे. इसके अलावा ये पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं और इन बड़े बड़े पुरस्कारों के अलावा भी और कई सारे पुरस्कार इनको मिले. ओके, बट दे आर नॉट सो पॉपुलर. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इस तरह से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं शॉर्ट में उनके बारे में. वैसे ही अमेरिकन पोएट हैं, लेकिन अमेरिका में शुरू में इन्हें सफलता नहीं मिली, जिसकी वजह से ये इंग्लैंड गए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लेट पोएट्री लिखना शुरू की थी, कोई 40 साल के एज के बाद. तो उस टाइम वहाँ पे ऐसा स्कोप नहीं था 40 साल के या इतनी एज वाले जो पोएट होते थे जनरली, और वो भी इससे पहले जिसने अपनी कोई रचनाएं ना छापी हों. तो ऐसे पोएट्स के लिए वहाँ पे अमेरिका में संभावनाएं नहीं थी, इसलिए ये वहाँ से इंग्लैंड गए. इंग्लैंड में जाकर के इन्होंने जब अपनी शुरुआती पोएम्स छापी और वहाँ इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, तो ये वापस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका आए और फिर इन्होंने अमेरिका में बहुत नाम कमाया. ओके, इनके बारे में बस इतना ही. इनके हाँ एक और चीज़ भी है इनसे रिलेटेड. इनकी एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग. ओके, उसमें कुछ शुरुआती लाइनें हैं. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ओके, ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, बहुत ही पॉपुलर लाइन्स हैं, और ये इतनी इंस्पायरिंग लाइन्स हैं कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ओके, उन्होंने इन लाइन्स को लिख करके अपनी जो उनकी ऑफिस टेबल थी, वर्किंग टेबल, उन्होंने उस पर रखवा रखा था, क्योंकि ये लाइन्स उनको बहुत ही इंस्पायरिंग लगती थी. ओके, तो इनकी बायोग्राफी के बारे में, एक शॉर्ट परिचय के बारे में बस इतना ही. अब हम आते हैं अपनी मेन पोएम पर. पहले एक रीडिंग देख लीजिए इसकी. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड. पहले तो मैं आपको इसकी बहुत ही शॉर्ट में समरी टाइप की, मीनिंग टाइप का दे दूं, और वो ये है कि पोएट जो कि एक ऐसे प्लेस पे है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ दूर दूर तक बर्फ़ ही बर्फ़ जमा है, उसका पूरा दिन लगभग ख़राब जा चुका है. ओके, उसका पूरा दिन लगभग ख़राब जा चुका है. फिर वो आराम करने के लिए एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है. हेमलॉक ट्री एक विषैला पेड़ होता है. ओके, आराम करने के लिए वहाँ उसको और कुछ नहीं मिलता, तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाता है, और उस पर कहीं से आकर के एक कौवा बैठता है, और उसकी वजह से, कौवे की वजह से जो है वो पेड़ थोड़ा सा हिलता है. उस हिलने की वजह से वहाँ से जो है जो पेड़ है उस पर जो बर्फ़ अभी भी जमी हुई थी, जो आइस जमी हुई थी,
वो एक स्प्रे की शक्ल में, लगभग स्प्रे की शक्ल में जैसे हिलते हैं पेड़, तो अक्सर उनसे पेड़ की छोटी छोटी बूंदें, हमारे यहाँ जैसे बारिश होती है, वो ऐसे टाइम में अक्सर जब हिल जाते हैं पेड़ हवा से या किसी भी और वजह से, तो उनसे बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदें गिरती हैं। तो सेम उसी वे में एक बर्फ़ का स्प्रे टाइप का आया और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, पोएट के ऊपर गिरा। ओके, इससे क्या होता है कि जो पूरे दिन उसका जो खराब गया था और उससे उसका मूड खराब था, उसका पूरा एक तरह से हम कह सकते हैं पूरी तरह से वो बहुत उदास था, परेशान था, मन ही मन में डिप्रेस्ड था, तो उसको बहुत हद तक लाइट कर दिया, है ना, उसको बहुत हद तक लाइट कर दिया, उसको एक थोड़ा सा प्लेजर उसको मिली, खुशी मिली उसको, है ना, एक अच्छी सी फीलिंग आई होगी बर्फ़ का ठंडा ठंडा सा स्प्रे जब उस पर गया होगा तो ये इसका पूरा मीनिंग है। बाकी एक जो सिंबलिज्म है इसमें, बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है ना। क्रो को यूज़ किया है पोएट ने और हेमलॉक ट्री को यूज़ किया है। देखिए पोएट को शांति किस चीज़ से मिलती है, सुकून किस चीज़ से मिलता है ना, क्रो से और हेमलॉक ट्री से। क्रो एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ना। क्रो जो है एक ख़राब सी वर्ड मानी जाती है, ना तो जिसकी आवाज़ सुंदर होती है, ना ही वो देखने में सुंदर होता है, और इसलिए जनरली बहुत सारे जो पोएट्स हैं वो ऐसे सिंबल्स को यूज़ ही नहीं करते। क्रो पे शायद ही आपने पोएम्स पढ़ी हों, और पढ़ी होंगी तो वो ऐसी पढ़ी होंगी जो डेथ, डिस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में होंगी। अगर आपने मूवी देखी है तो मूवी में भी, हॉरर मूवीज़ में कौवों को उड़ते दिखाया जाता है, जहाँ कोई ख़राब चीज़ या तो हो चुकी होती है या होने वाली होती है। ओके, तो जनरली क्रो क्या है, एक सिंबल ऑफ डेथ है, सिंबल ऑफ बैड ओमन है, इल ओमन है ना, एक हम कह सकते हैं अशुभ संकेत के तौर पे देखा जाता है। ऐसे हेमलॉक ट्री एक विषैला पेड़ है। तो पोएट के लिए यही यहाँ दिखाया, कंट्रास्ट दिखाया है पोएट ने कि किस तरह से उसको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से आप सुकून की उम्मीद करेंगे, किससे करेंगे, एक अच्छी खूबसूरत सी दिखने वाली बर्ड से या किसी खूबसूरत से दिखने वाले किसी और सीन से। लेकिन पोएट को यहाँ किससे मिलता है, क्रो से, है ना, क्रो से उसको सुकून मिलता है, हेमलॉक ट्री से सुकून मिलता है, यानी अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से उनको सुकून मिलता है, गुड फीलिंग आती है ना। तो एक बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है, और पोएट यहाँ क्योंकि एक नेचुरल लवर है तो शायद इसीलिए यहाँ पे वो ये भी दिखाना चाह रहा है, ये भी डिपिक्ट करना चाह रहा है कि देखिए नेचर अपने आप में कितनी एग्जाल्टेड है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी ग्रेट है ना। नेचर की जो खराब चीज़ें हैं, इवन द वर्स्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ नेचर, ओके, इवन द वर्स्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ नेचर आर फार मोर गुड, फार मोर बेटर देन द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ओके, इंसान की बनाई हुई अच्छी से अच्छी चीज़ों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, वो खराब चीज़ें करती हैं, वो नुकसान देती हैं, लेकिन नेचर की जो बनाई हुई जो खराब से खराब चीज़ें हैं, इवन अ हेमलॉक ट्री, इवन अ क्रो, ओके, ये भी आपको रिस्पाइट दे सकते हैं, ये भी आपके दिन को अच्छा बना सकते हैं। पोएट शायद यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहा है। इसके अलावा बच्चों यहाँ एक जो और चीज़ ध्यान देने के लायक है वो ये, मैं बार बार कहता हूँ इस चीज़ को, कि एनसीईआरटी ने आपका पूरा सिलेबस डिफ़ाइन किया है, और एनसीईआरटी जो है उसके सारे एक्सपर्ट्स आपके लिए सिलेबस को सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए वो ऐसे सिलेबस को सिलेक्ट करते हैं जो पूरी तरह से आपके मतलब का हो, आपके हित का हो। तो ऐसा ही कुछ ही है, ये आपके लिए एक ऐसा मैसेज है कि बच्चों कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें, है ना, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अच्छी चीज़ें जो है, हमें अच्छे अनुभव ऐसी चीज़ों से भी मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से भी मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिसोर्सेज से मिल सकते हैं, है ना। कभी भी हमारा दिन अच्छा जा सकता है, जैसे यहाँ पूरा दिन उसका जा चुका था लगभग, लेकिन लास्ट में आकर के उसे रिस्पाइट मिली। यानी कि चीज़ें भले से ख़त्म हो रही हों, भले से टाइम निकल रहा हो, लेकिन आप आखिर तक होल्ड करे रहिए, क्योंकि अच्छी खबर आपको मिल सकती है, अच्छा आपके साथ हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के साथ हमेशा बुरा ही बुरा होता रहे। तो एक ये मैसेज भी आपके लिए है। दूसरा, आपकी एज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, तो वो भी ना हो, ऐसी भी एक हमें ये शिक्षा देती है, लाइफ स्किल्स सिखाती है ना, कि वी शुड बी देयर टिल द लास्ट ऑफ द थिंग्स, है ना। हमें कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, होप और पॉजिटिविटी को हमेशा बना करके रखना चाहिए, है ना।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इस पोएम से सीखने को मिलती हैं। चलिए आगे इससे जुड़ी हुई कुछ टेक्निकल चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें, पोएम की राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी जो स्कीम है वो है, देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में मैच कर, फर्स्ट और थर्ड लाइन मैच कर रही है, ऐसे ही सेकंड और फोर्थ लाइन मैच कर रही है, यानी ए बी। ओके, ए बी, ऐसे ही यहाँ पे ए बी। ओके, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। ओके, नोट इट डाउन। इसकी जो राइमिंग स्कीम है डस्ट ऑफ स्नो की, वो ए बी है। और इसके अलावा इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज़ हुए हैं। पहली चीज़ तो यही है कि यहाँ एक मेटाफोर यूज़ हुआ है ना, डस्ट ऑफ स्नो। स्नो को जो है वो डस्ट से कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफोर हुआ। इसके अलावा एलिट्रेशन आपको अधिकतर जगह मिल जाएंगे, है ना, एक ही लाइन में एक से ज़्यादा बार किसी सेम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स का आना एलिट्रेशन होता है ना। एलिट्रेशन आपको यहाँ भी मिल जाएगा और भी बहुत सारी जगह मिल सकता है, जैसे देखिए हैज़ और हार्ट है ना, तो एलिट्रेशन यहाँ है और भी कई जगह मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ एक हम कह सकते हैं एक तरह की कंट्रास्ट दिखाई गई है पोएट के द्वारा, है ना, कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, अच्छी जो खबर है, अच्छी जो फीलिंग है वो आ रही है नेगेटिव चीज़ों से, है ना। तो यहाँ ये इस तरह से कंट्रास्ट भी दिखाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।